हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। गाइस, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो लेक्चर है आज का, ये आपकी नोटबुक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। और आज के लेक्चर में हम लोग बस सिर्फ इस चैप्टर से बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि टाइम के अंदर ही हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दें। ओके गाइस, तो गाइस अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो जो ये आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा सा रिलेटेड हो जाता है आपकी 11th क्लास से, क्योंकि आपने 11th में एक लिमिट चैप्टर पढ़ा होगा। वहाँ पे जो आप चैप्टर पढ़ते हो वो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, फिर उसके बाद हमारा आता है इंटीग्रल। ये सभी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये सब पूरा पार्ट किसका है, कैलकुलस का पूरा पार्ट होता है। तो जब हम कैलकुलस के पूरे पार्ट की बात करते हैं तो बेसिकली हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लिमिट से। बेसिक जो सबसे स्टार्ट होता है वो आपका लिमिट से ही स्टार्ट होता है। तो गाइस, आपको मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका लिमिट चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं भी क्लियर तब भी कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे बेसिकली पहले हम लिमिट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि हमें जिसकी ज़रूरत है, जितना हमें ज़रूरत है लिमिट की, पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अपन लोग पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि हमें कॉन्टिन्यूटी चैप्टर या डिफरेंशिएबिलिटी को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी की जो बुक है आपके, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हम आसानी से उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, ठीक है गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। गाइस, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी पे चलेंगे। ठीक है, अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें गाइस, तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब से आप कुछ इसके जो वर्ड है कॉन्टिन्यूटी, इसके वर्ड से आपको समझ रहे होंगे कि कॉन्टिन्यूटी इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूटी इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो रिलेटेड किससे, कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड है। कैसे समझिएगा, अगर हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब यहाँ ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ वाइल ड्राइंग ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, अगर हम किसी फंक्शन का क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें। अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो वी डू नॉट लिफ्ट पेन देन इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर जब मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेशन ये कहती है, जो सबसे जनरल डेफिनेशन है, अक्सर सभी यही बताते हैं कि सिंपली जो हम बात करें अगर कॉन्टिन्यूटी में, तो लोग यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब भी हम कोई ग्राफ किसी फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ ड्रॉ करते समय अगर हमारा पेन जो लिफ्ट ना करें, उसको उठाए ना, और कॉन्टिन्यूसली हम ग्राफ को ड्रॉ करते जाएं, तो वो जो ग्राफ बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, या फिर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। समझ में मेरी बात आपको, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। देखिए, इफ़ वाइल ड्राइंग ग्राफ ऑफ अ फंक्शन वी डू नॉट लिफ्ट पेन देन इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ करें और ग्राफ ड्रॉ करते समय हम पेन को लिफ्ट ना करें, तो जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो ग्राफ किसका होगा, ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होगा। कैसे होगा समझिएगा इस बात को। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया, जैसे कि ये रहा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने एक ये ग्राफ ड्रॉ किया। अब देखिए, जब मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया इस पॉइंट से x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो इस जो y इक्वल टू fx का जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है इस फंक्शन का, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक देखिए, जब मैंने इसको ड्रॉ किया ऐसे, तो क्या मैंने कहीं पेन अपना लिफ्ट किया, नहीं किया ना। अगर मैं बीच में पेन कहीं लिफ्ट करता तो हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस ना होता, या फिर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस ना होता। तो मेरी बात आप समझ रहे हो ना कि हमने क्या किया, सिंपली ग्राफ क्या किया, ऐसे ड्रॉ किया, ड्रॉ करते गए, और जब हमने कहीं भी पेन लिफ्ट नहीं किया, इसकी वजह से ये ग्राफ कैसा हो गया हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो गया, और ये फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। अच्छा, तो बात चलो आगे, हमें कॉन्टिन्यूअस को समझ में आ गई, बट सर हम कॉन्टिन्यूअस तो समझ में आ गया, बट अगर हमारा पेन लिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा समझिए एकदम इसका जस्ट सपोज है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया, आपने कोई ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद यहाँ तक ऐसे किए, यहाँ तक ऐसे ड्रॉ किया आपने, ड्रॉ करने के बाद आपने पेन लिफ्ट किया, फिर यहाँ से इसको नेक्स्ट दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया। जब आपने दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया, जब आप यहाँ से यहाँ तक गए तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कहीं पेन लिफ्ट नहीं किया, बट जैसे आपने यहाँ से पेन लिफ्ट किया, यहाँ से इसको ड्रॉ किया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब कि आपने क्या कर लिया, फाइनली मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने पेन को लिफ्ट कर लिया। जब पेन को आपने लिफ्ट कर लिया तो आपका ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जब ग्राफ आपका ब्रेक हो गया तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इस वजह से हम इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आपको कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस समझ में आया। कॉन्टिन्यूअस में मतलब क्या होता है, जब हम फाइनली ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जब हम पेन को लिफ्ट ना करें तो फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। जब हम किसी ग्राफ को ड्रॉ करें और ड्रॉ करते समय हम क्या करें, पेन को लिफ्ट करके फिर अगेन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो बीच में क्या हो जाता है, ग्राफ के ब्रेक आ जाता है। जब ग्राफ के ब्रेक आ जाता है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो गाइज, ये रही जनरल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जब भी हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा जब पेन से हम लिफ्ट कर लेते हैं, यानी पेन को जब हम लिफ्ट कर लेते हैं तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है, और ग्राफ को ड्रॉ करते समय अगर हम पेन को लिफ्ट ना करें, कंटिन्यूसली उसको चलाते जाएँ, तो जब एंड होता है जहाँ पर हमारा फंक्शन फाइनली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो गाइस हमने बोला कि हम कॉन्टिन्यूटी पे बात करने से पहले थोड़ा लिमिट के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गई जनरल डेफिनेशन जो कि हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जहन में थोड़ी सी खलबली होने लगती है कि आखिर कॉन्टिन्यूटी है क्या, इसके बारे में कैसे में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया ना? ओके, चलिए अब हम थोड़ा लिमिट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर लिमिट की क्या क्या नीड हमें यहाँ पे मिलने वाली है, या फिर हम लिमिट की क्या क्या टर्म्स या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, उनको हमें पता होना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आप रेडी हो? ओके, देखिए गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बात करते हैं फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? फंक्शन की, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, एफ एक्स से। एफ एक्स से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शन को। इतना तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, ये होगी बात फंक्शन की। अब यहाँ पे जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो तरीके के फंक्शंस की बात करते हैं। एक होता है हमारे पास, जैसे कि फंक्शन की बात तो होगी, अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट पे हम दो तरीके की बात करते हैं। एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होता है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, आपसे आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे कि हम बात करें अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें गाइस, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं? LHL से। किससे? LHL से, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको लिखते कैसे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है गाइस, इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ x। ये सिर्फ इसका जो आप a पर माइनस देख रहे हो, ये कोई माइनस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि a माइनस है आपका, ये एक पॉइंट है, x टेंड्स टू a माइनस। इसका मतलब क्या है? किसी a पॉइंट पर इस फंक्शन की लिमिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आप a माइनस देख रहे हो, a माइनस का मतलब ये नहीं कि आपका a निगेटिव है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। ये ऐसा कैसे शो कर रहा है, अभी हम ग्राफ ड्रॉ करके इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, x टेंड्स टू a माइनस लिमिट एफ ऑफ x हो गया। एक तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दूसरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस h। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस h। अब हमने इसको ऐसे कैसे लिखा, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों बातें सेम हैं। आप इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, दोनों ही चीज़ें क्या है? सेम है। अभी इसमें डिफरेंस क्या है? हमने क्या किया, x टेंडिंग टू 0 a है, x टेंडिंग टू क्या है? a। x a की तरफ बढ़ रहा है, x बिल्कुल a नहीं, x a की तरफ टेंड कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x टेंडिंग टू a माइनस मतलब हम ये मान के चलते हैं कि लगभग x की वैल्यू a है। ठीक है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि मान लीजिए हमारे पास है x इक्वल टू क्या है? a प्लस h है, क्योंकि देखिए a माइनस एच है, सॉरी x इक्वल टू क्या है? a माइनस एच, क्योंकि यहाँ देखिए x के प्लेस हमने क्या पुट किया? a माइनस एच पुट किया है ना। x को किसके रिप्लेस किया हम लोगों ने? a माइनस एच से रिप्लेस किया है। जब हमने x को a माइनस एच से रिप्लेस किया और x a की तरफ अप्रोच कर रहा, मतलब कि x की वैल्यू क्या है? a है। जो x इक्वल टू हम a पुट करेंगे गाइस, यहाँ मिलेगा a माइनस एच, ए से ए कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? माइनस एच इक्वल टू में 0, यानी कि ये बोलेंगे h टेंडिंग टू 0। h किधर की तरफ बढ़ रहा है? 0 की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। तो बात समझ आई आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को? सिंपली क्या बोलेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। अब आप गाइज ये समझ रहे होंगे सर ये h क्या है? जब आप लिमिट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि ये h क्या है। ये जो h है ये आपकी बहुत ही माइन्यूट सी वैल्यू, बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू। जैसे कि हम ये बोलें कि 0.00001 बहुत ही छोटी वैल्यू है। ये बताइए कि अगर आप x इक्वल टू a माइनस एच लिखते हैं और a में से अगर बहुत ही छोटी वैल्यू आप निकालते हैं बाहर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ना के बराबर वैल्यू निकालना। इट मीन्स ये जो है, ये जो पॉइंट है h ना, ये बहुत ही करीब है किसके? a के। जैसे मान लीजिए आपका पॉइंट ये कोई a है और इस पॉइंट a के बहुत ही करीब कौन सा पॉइंट है? h पॉइंट है। मतलब कि x इक्वल टू a माइनस एच जो है, ये जो a माइनस एच है ये बहुत ही करीब है किसके? a के करीब है। यानी कि कहने का मतलब गाइस मेरे ये कि जो ये h आप माइनस करते हो a से, ये h की जो वैल्यू होती है बहुत ही माइन्यूट वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट वैल्यू होती है। अभी ये आपको समझ में आ गया जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो गाइस आपको लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आ गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? लिमिट x टेंड टू a माइनस एन एफ ऑफ x दिस। ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ a माइनस एच से कैसे h टेंडिंग टू 0 मिला। ठीक,
अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट के बारे में। अगर हम गाइस राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करें तो जो राइट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए राइट हैंड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। राइट हैंड लिमिट मतलब कि RHL, इसको क्या बोलेंगे, LHL मतलब लहल, क्या बोलेंगे, लहल, जो आपको समझ में आ जाए, इसको क्या बोलेंगे, रहल लहल, ठीक। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो राइट हैंड लिमिट को कैसे नोट करेंगे, सिंपली ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। जैसा हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया था, x को रिप्लेस किया था किससे, a माइनस h से h टेंडिंग टू 0 हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, x को रिप्लेस किया किससे, a प्लस h से, तो यहाँ पे भी h टेंडिंग टू 0 मिलेगा। कैसे, देखिए जब आप x इक्वल टू a प्लस h से रिप्लेस करोगे इसको, तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या डालोगे, a, जब a डालोगे तो a इक्वल टू a प्लस h मतलब कि h इक्वल टू 0 मतलब कि h टेंडिंग टू 0। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिल जाता है। अब आप गाइस ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे h कैसा मिला आपको, पॉजिटिव मिला। यहाँ पे h कैसा मिला था आपको, ये h कैसा मिला था, निगेटिव मिला था। तो यहाँ पे h निगेटिव मिला, यहाँ h पॉजिटिव मिला। इसका मतलब क्या, समझिए, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो मान लिया यहाँ पे कोई x इक्वल टू a है, ठीक, हमने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, a है। जब हम ये हमारा क्या है, हम इधर से कैसे, ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है ना, ये क्या होता है, राइट हैंड होता है। जब हम लेफ्ट हैंड से बढ़ते हैं ए की तरफ, जब हम लेफ्ट हैंड से बढ़ते हैं ए की तरफ, तो हमारे पास जो जब बढ़ते हैं ना, तो जो यहाँ पे वैल्यू कोई मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। यानी कहने का मतलब मेरे ये है गाइस कि जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ से बढ़ते हैं ए की तरफ, तो हम जो वैल्यू लेते हैं वो कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इसलिए यहाँ पे कैसा मिल रहा है, माइनस h मिल रहा है, इसलिए इसको बोला गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। या फिर ये बोले लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसलिए h कैसा मिल रहा है आपको, निगेटिव है। ये जो निगेटिव साइन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर से, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं x की तरफ, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको ना, यहाँ पे माइनस h मिला, इसका मतलब क्या है कि हम a की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी निगेटिव की तरफ से बढ़ रहे हैं। और यहाँ से अगर हम राइट हैंड साइड से बढ़ेंगे ए की तरफ, तो इसका मतलब क्या है कि हम पॉजिटिव साइड से ए की तरफ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको h पॉजिटिव मिला है, यहाँ पर h आपको निगेटिव मिला है। बात समझ आ गई आपको, इतनी बातें समझ में आ गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, इतने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आगे की कंटिन्यूटी पर क्या बात करनी है हमें, ठीक है। ये तो हमारी बात लिमिट में होगी। जो लिमिट में आपको क्या ध्यान रखना है, बस दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर a प्लस h यानी a माइनस h क्या है, यहाँ पर a प्लस h क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, तो उसका मतलब क्या है, और उसके बाद a प्लस का मतलब क्या है, a माइनस का मतलब क्या है, ये सब सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो गाइस ये बात होगी हमारी लिमिट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इसी से रिलेटेड, कैसे, देखिए समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोगों ने जो ये a प्लस h a माइनस h लेना, इसका मतलब क्या, देखिए समझिएगा इस बात को। गाइस जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए नॉर्मली हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ किया, ड्रॉ करने में हमने ये देखा कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है x इक्वल टू a, कौन सा पॉइंट है ये, x इक्वल टू a पे कोई पॉइंट हमने ले लिया, ग्राफ लिया, इस ग्राफ, और ये ग्राफ कैसा है, जब हमने इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, तो ग्राफ कैसा है, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी a है। अगर हम इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से एकदम पास में यहाँ पे कोई एक पॉइंट देते हैं, इसके राइट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे कोई एक बहुत ही करीब का पॉइंट देते हैं, मतलब कि मान के चलिए ये पॉइंट लगभग इसी के ऊपर ही, कौन से, x इक्वल टू a के पास में ही है। तो हम बोलेंगे कि कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है इसका नाम है x इक्वल टू a प्लस h। इसका क्या नाम है, x इक्वल टू a प्लस h, क्योंकि जब हम a से राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस h। जैसा कि हम लोगों ने अभी आपके बारे में राइट हैंड लिमिट के बारे में बात की थी, जब हम इसके थोड़ा सा माइन्यूट सा एकदम इधर बढ़ेंगे तो वहाँ पे कौन सा मिलेगा आपको पॉइंट, x इक्वल टू a प्लस मिलेगा। जब इस पॉइंट से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बहुत ही माइन्यूट बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट मिलने वाला है, x इक्वल टू a माइनस h। क्या मिलेगा, x इक्वल टू a माइनस h। तो ये बात हो गई कि यहाँ पर आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, x इक्वल टू a माइनस h, यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, x इक्वल टू a प्लस h। तो ये आपका कौन सा ग्राफ है, ये मान लेते हैं y इक्वल टू, अगर fx का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू fx का ग्राफ है। तो ये जो x इक्वल टू a है, इस x इक्वल टू a पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, f ऑफ a मिलेगी आपको।
ये ए पे हम बात कर रहे हैं। ए पे अगर हम बात करें कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो होगी एफ ऑफ ए। अगर इसी तरीके से इस पर बात करें, किस पर, इस पॉइंट पर, यानी एक्स इक्वल टू ए प्लस एच पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलने वाली क्या मिलेगी, एफ ऑफ ए प्लस एच मिलेगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, किस पे, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच पर, तो यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी, एफ ऑफ ए माइनस एच। क्या मिलेगी, एफ ऑफ ए माइनस एच। तो गाइज आपने क्या देखा कि x इक्वल टू ए पर, ठीक है, जब हम x इक्वल टू ए पर बात कर रहे थे तो उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी, f ऑफ ए थी। जब हम उससे एकदम माइन्यूट सा राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो क्या आई, मतलब ए प्लस एच, यानी x इक्वल टू ए प्लस एच पे देखे तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ ए प्लस एच मिली। और जब बहुत ही माइन्यूट सा जब हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने x इक्वल टू ए माइनस एच पर मतलब बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी f ऑफ ए माइनस एच। इसी तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज़ मिली है। अब इसी के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी पर। किससे बात करेंगे, कॉन्टिन्यूटी पर, ठीक है। तो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी पर। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली कि कॉन्टिन्यूटी डेफिनेशन क्या है, कि कि कॉन्टिन्यूअस है क्या, इसके बारे में हम लोगों ने बेसिकली जो बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस के बारे में उस पर हमने बात कर ली। और लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि जो लिमिट के बारे में हमें ज़रूरत थी जितनी चीज़ों की, वो चीज़ें भी हम लोगों ने देख ली। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस पर, बेसिकली अच्छे से उसकी थ्योरी क्लियर करेंगे, फिर उस पर हम क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस चैप्टर है आपका, कॉन्टिन्यूटी जो चैप्टर है ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ईजी है, बट अगर इसकी कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए बहुत अच्छे से तो ठीक है गाइस। देखिए यहाँ मैंने एक हेडिंग लिखी है, कॉन्टिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट। हमने कॉन्टिन्यूअस की तो बात कर ली। हमने बोला कि अगर कोई आपके पास ग्राफ है, मान लीजिए कोई आपका ये ग्राफ है, इस ग्राफ में किसी एक पॉइंट पर बात करें, मतलब कि मान लिया हमने x इक्वल टू ए पर, तो ये कोई कैसा ग्राफ है आपका, ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। क्यों कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, क्योंकि जब हमने इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया तो ये क्या हुआ, हमने विदाउट पेन को लेफ्ट किए इस ग्राफ को ड्रा किया और कहीं पर भी हमने पेन को उठाया नहीं, और तभी हमारा ग्राफ ब्रेक भी नहीं हुआ, इसलिए कैसा ग्राफ है, ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ए पर, अगर हम x इक्वल टू ए पर बात करें तो ये x इक्वल टू ए पर, तो इस ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, तो ये x इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक। अच्छा इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट। किस पे बात करने वाले हैं, कॉन्टिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट पर। देखिए कैसे, मान लीजिए कि जब हम कॉन्टिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट में बात करते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटीरियर का मतलब क्या होता है। गाइस इंटीरियर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप 1 और 2 के बीच में, मान लीजिए कि आपका ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ 1 से x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 से शुरू तक गया है ग्राफ, ठीक है। तो इंटीरियर का मतलब ये होता है कि हमें कॉन्टिन्यूटी बतानी होती है। क्या बतानी होती है, कॉन्टिन्यूटी बतानी होती है किसी एक पॉइंट पर। जब भी हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही पूछा जाएगा, तो उसी पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। जब x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 के बीच में हम बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट। मतलब कि जैसे 1.5 के बारे में पूछे कि आप बताइए कॉन्टिन्यूटी की ग्राफ जो है आपका ये 1.5 पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, 1.7 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, 1.9 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, मतलब कि जब 1 और 2 के बीच में पूछे तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। आई बात समझे, इंटीरियर का मतलब क्या है, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू ए इफ। बोला गया हमसे ये कि कोई भी फंक्शन, जैसे यहाँ पे दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तब होगा जब x इक्वल टू ए पर, जब x इक्वल टू ए पर क्या होगा, वो सुनिएगा क्या होगा। देखिए जब x इक्वल टू ए पर आपका फंक्शन क्या हो, उस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, उस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल हो किसके, राइट हैंड लिमिट के, और साथ ही साथ में इक्वल हो किसके, f ऑफ ए, यानी कि उस फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है ना, इस फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू क्या है, उसके इक्वल होनी चाहिए कौन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक। तो तभी हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है आपका वो x इक्वल टू ए पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ ए, यानी कि किसी फाइनाइट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई, f ऑफ ए का मतलब क्या है, कोई एक फाइनाइट वैल्यू आपकी आएगी, ठीक। इतनी बात समझ आ गई कि x इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन अगर आपके पास है y इक्वल टू एफ एक्स, तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू ए पर। कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट आ जाए, ठीक है। अच्छा इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ
ए। अभी हम लोगों ने अभी देखा था कि नहीं कि जब भी हम किसी फंक्शन की बात करें, जैसे मान लीजिए y = f(x) एक फंक्शन है, इसका ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इस पर हमें बात करनी है, तो हम ये बोलेंगे कि x = a पर हमें बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो x = a पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, इस पर बताने से लिए हम ये देखेंगे कि इसके बहुत ही माइन्यूट सा यहाँ पर, बहुत से माइन्यूट सा यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, यानी कि इसके बहुत सी लेफ्ट साइड में, यानी इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और इस पॉइंट के राइट साइड में देखेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो हम अगर यहाँ पे बात करें, इसके लेफ्ट साइड में बात करेंगे, तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉइंट x = a - h मिलेगा। और इसके यहाँ राइट साइड में देखेंगे जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा x = में a+h मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो h है वो h बहुत ही माइन्यूट सी वैल्यू, बहुत ज़्यादा माइन्यूट सी वैल्यू है, ये इतनी छोटी है कि हम ये मानते हैं कि जो ये आपका x = a - h पॉइंट है ये a पर ही है, एक एकदम करीब, बहुत ज़्यादा करीब। अभी हम लोगों ने बात की थी ना इसके बारे में, h कितना छोटा है, तो समझ पा रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ से अगर हम अब बात करेंगे कि x = a पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, f(a), मतलब कि x = a पर क्या मिलेगा, f(a) मिलेगा। इसी तरीके से x = a+h पर क्या मिलेगा, f(a+h) मिलेगा। इसी तरीके से x = a-h पर क्या मिलेगा, f(a-h) मिलेगा। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, इसको हम लोग f(a-h) भी लिख सकते हैं, f(a+) भी लिख सकते हैं, और f(a) रहेगा। ठीक, इतनी बातें तो हो गई। अच्छा, इसको हम एक तरीके से सॉल्व भी लिख सकते हैं। अभी आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी, कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू f(a)। आई बात समझ में गाइस? तो इस तरीके से आपको डिनोट करना है। ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, सेम है, तीनों चीज़ों का मतलब एक है, बस रिप्रेजेंटेशन कैसा है, डिफरेंट है। आई बात समझ में? अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने लिमिट पढ़ा है तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब भी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है ना, कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आता है, इसका मतलब क्या, लिमिट आपकी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम फाइनली जो बोलते हैं, ये बोलते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a इज f(x) इज इक्वल टू f(a). क्या बोलते हैं हम? ये बोलते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(a) के। बात समझ में आ गई कि किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, एक्सटेंडिंग टू a जो होगी वो उसके फंक्शन की उस पॉइंट की वैल्यू के बराबर होगी। मतलब कि जब भी जो आप देख रहे हो लिमिट x टेंडिंग टू f(x), ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी लिमिट यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, तभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू f(x) इक्वल टू f(a). कहने का मतलब ये है कि जब ये दोनों बराबर, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर के इसके बराबर होंगे। तो ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्म करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू f(x), यानी कि हमें लिमिटिंग वैल्यू देंगे। कैसे देंगे समझिएगा इस बात को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी ध्यान रखेंगे। इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी। लिमिट x टेंडिंग टू f(x) से आपको मिलेगी लिमिटिंग वैल्यू। क्या मिलेगी, लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी। कैसी मिलेगी, लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और जो f(a) है आपको कैसी वैल्यू देगा, ये आपको फंक्शनल वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, फंक्शनल वैल्यू देगा। ठीक है, तो आप गाइस यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्या फाइनली देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है जब हम किसी फंक्शन के किसी एक पॉइंट पर बात करते हैं या फिर उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं किसी एक पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, किस पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उसके फंक्शनल वैल्यू के बराबर होती है, अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो। किस पॉइंट पर, जो पॉइंट हमें गिवन है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, हमें बोला गया कि एक y = f(x) आपका एक फंक्शन है, वो फंक्शन x = a पर कॉन्टिन्यूअस होगा। कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू यानी f(a) के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है। इट मीन्स कि लिमिट x टेंडिंग टू f(x) इक्वल टू f(a) है। तो जब ये आ जाए तो इसका मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन जो होगा कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है उस फंक्शन के फंक्शन वैल्यू के बराबर होगी। ये बात अंडरस्टूड होती है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है गाइज,
तो आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई कि अगर हमसे कॉन्टिन्यूटी की बात की जाए किसी इंटीरियर पॉइंट पर, तो हमें उसके लिए क्या बात करेंगे, हमें ये ध्यान होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए। आप इस फाइनाइट से कंफ्यूज मत होइएगा, इस फाइनाइट का मतलब ही एफ ऑफ ए है, क्योंकि जब आप एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो आपको कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। फाइनाइट वैल्यू का मतलब कोई एक निश्चित मान मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? एक निश्चित मान मिलेगी, डेफिनेट वैल्यू मिलेगी आपको जो डिफाइंड होगी। क्लियर है ना सारी चीज़ें? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ रही है ना? हाँ, स्टोरी है बट अच्छी स्टोरी है, समझ पाइएगा अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए, ठीक है ना गाइस। चलिए अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट पर हो गया। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट्स पर, कि बाउंड्री पॉइंट्स पर कैसे हम कॉन्टिन्यूटी फाइंड करेंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट पर। ओके, तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट। इससे पहले हमने बात की थी कॉन्टिन्यूटी एट किस पे, इंटीरियर पॉइंट पर। अब हम बात करने वाले कॉन्टिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट। इंटीरियर का मतलब हमने क्या किया था कि जब फर्स्ट एंड जब स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच के बारे में, पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, हमसे बीच के पॉइंट्स के बारे में कॉन्टिन्यूटी पूछेगा, तब के लिए वो कंडीशन थी। अब जो कंडीशन पढ़ने वाले किसके लिए है, ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स के लिए है, मतलब जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। मतलब क्या है इसका भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना, देखते रहिएगा आप। देखिए कॉन्टिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट का मतलब है अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन 1, 2, मतलब कि 1 और 2 पर, अगर कोई फंक्शन आपका 1 और 2 पर क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तब इट हैज़ 2 बाउंड्री पॉइंट। इनके पास कितने बाउंड्री होंगी? इनके पास 2 बाउंड्री होंगी। अगर आपका कोई फंक्शन 1, 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तब इनके पास 2 बाउंड्री होगी। एक बाउंड्री होगी लेफ्ट बाउंड्री यानी x इक्वल टू 1, और दूसरी बाउंड्री होगी राइट बाउंड्री यानी कि x इक्वल टू 2। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये ऐसे देख लीजिए, समझिए इस बात को, हमारे पास कोई एक फंक्शन इस तरीके से गिवन है हमको, ठीक है, इस तरीके से हमें कोई एक फंक्शन गिवन है। तो इस फंक्शन में मान लीजिए किसका फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास है x इक्वल टू 1 है, और ये हमारे पास है x इक्वल टू 2 है, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि आप मुझे इसके बाउंड्री मतलब कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी बताइए, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, इस पर हमसे कॉन्टिन्यूटी पूछेगा। जब इस पर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर हमसे कॉन्टिन्यूटी पूछेगा गाइस, तो हम कैसे बताएंगे, हम बोलेंगे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड बाउंड्री देखेंगे, लेफ्ट बाउंड्री देखेंगे और राइट बाउंड्री देखेंगे। कैसे देखेंगे समझिएगा। ये बताइए जो हमारा ग्राफ है, इस पॉइंट x इक्वल टू 2 के बाद कोई ग्राफ है हमारे पास? कोई ग्राफ नहीं, हमारा ग्राफ क्या है, यहाँ पर खत्म है। तो हमको अगर किसी कॉन्टिन्यूटी देखनी होगी तो हम इससे जस्ट इस पॉइंट पर देखेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी, ये देखेंगे कि इस पॉइंट पर ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसी तरीके से जब x इक्वल टू 1 पर बात किया जाएगा हमसे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसके यहाँ पर देखेंगे, इसके इस पॉइंट पर देखेंगे कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। यानी कि हम इस पर कहाँ बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे x इक्वल टू -1 पर, यानी कि 1 माइनस पर। किस पे बात करेंगे? 1 माइनस पे बात करेंगे। ये x इक्वल टू 1 पे हमने बात की है, तो हम कहाँ बात करेंगे? 1 माइनस पे देखेंगे। और हमने यहाँ पे किस पे बात किया? x इक्वल टू 2 पर हमसे पूछा गया, तो हम देखेंगे कि ये 2 माइनस पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। सॉरी, ये 2 माइनस होगा और ये आपका 1 प्लस होगा। ठीक, आई बात समझ में? क्योंकि 1 प्लस क्यों होगा? क्योंकि हम राइट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं। जब राइट साइड बढ़ेंगे तो 1 प्लस होगा, लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारे कि जो ये दोनों पॉइंट आप देख रहे हो x इक्वल टू 1 और 1 प्लस, आप जो दोनों पॉइंट देख रहे हो एक्चुअल में ये दोनों बहुत ही करीब हैं एक दूसरे के। जो 2 और 2 माइनस पॉइंट आप देख रहे हो एक्चुअल में दोनों बहुत ही करीब हैं, बट हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो गाइस बाउंड्री पे जब भी हमें देखना होता है कंटिन्यूटी, तो उसको हम इस तरीके से देखते हैं। अगर हमसे 1 पर पूछा गया है तो हम इसके राइट साइड बढ़ेंगे और वहाँ पर देखेंगे उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसे और 2 पर देखना होगा तो इसके लेफ्ट साइड बढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। समझ में आ गई आपको मेरी बात? यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि लेफ्ट हैंड बाउंड्री मतलब x इक्वल टू 1 पर देखेंगे, राइट बाउंड्री मतलब x इक्वल टू 2 पर देखेंगे। जब हम देखेंगे इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, अगर हमारा फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ 1 प्लस की जो वैल्यू होगी वो f ऑफ 1 के बराबर होगी। जाहिर सी बात है ये तभी बराबर होगी जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, यानी ना के बराबर मतलब कि एक दूसरे के ऊपर होंगे। इसलिए यहाँ बोला गया है कि 1 प्लस और 1 जो है बहुत ही करीब, बहुत ही माइन्यूट है, मतलब कि इट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। जब कॉन्टिन्यूअस होंगे तब की बात, अगर कॉन्टिन्यूअस होंगे नहीं होंगे तो नहीं होगा ये चीज़।
ठीक है, तो ये हो गया एफ ऑफ वन प्लस इक्वल टू एफ ऑफ वन हो गया। इसी तरीके से एंड इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एस इक्वल टू टू, अगर एक्स इक्वल टू टू पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो एफ ऑफ टू की जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ टू माइनस के बराबर होगी। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो आप टू माइनस और वन प्लस देख रहे हो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब नहीं कि वन प्लस दिया, इसका मतलब ये नहीं, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, टू माइनस भी एक रिप्रेजेंटेशन है। ओके गाइस, तो बाउंड्री पे कैसे देखना आपको समझ में आ गया। कोई भी फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन के हम एंड पॉइंट पे जाएंगे और उससे अगर हम यहाँ पे हैं तो इसके हम थोड़ा सा लेफ्ट आएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन वहाँ कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, यहाँ पर आएंगे इस पॉइंट पर, उस पॉइंट से थोड़ा राइट जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। बस इतना करना होगा हमें। तो बाउंड्री पॉइंट्स पे हमें ऐसे देखनी होती है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं गाइस कि ये तो बाउंड्री पॉइंट पे हो गया। अब हम बात करेंगे कि ओपन पे कैसे देखते हैं। कैसे ओपन का मतलब क्या है अभी समझा रहा हूँ, आप पहले से नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा जिससे आपको पढ़ने में अच्छा लगे, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए, दोबारा कॉपी उठाने का आपका इच्छा हो। क्योंकि होता क्या है गाइस कि जब भी हम नोट्स ड्रॉप बनाते हैं अपने, और नोट्स हम जल्दी बनाते हैं, गंदे संदे बना देते हैं नोट्स, तो हमें खुद से ही कभी कभी मन नहीं करता पढ़ने, क्योंकि अच्छी चीज़ें सबको अट्रैक्टिव करती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो आप अच्छा लिखोगे तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपको अच्छे से लिख करके सारी चीज़ें मत दूँ और ना तो बहुत गंदी राइटिंग में लिखूँ, तो क्या आपको देखने का मन करेगा मेरा लेक्चर? नहीं मन करेगा ना। इसलिए चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए जिससे हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। ठीक है ना गाइस, हमेशा याद रखिएगा कि हम जो ह्यूमन का नेचर होता है वो हमेशा जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी तरफ हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। इसी चीज़ों को आप अच्छा करिए और स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है गाइस, ओके, तो नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट की तरफ अप्रोच करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? कंटिन्यूटी इन ए कॉमा बी। ये आप देख रहे होंगे ओपन ब्रैकेट है आपका। ओपन ब्रैकेट में क्या होता है, जो लास्ट पॉइंट होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं, आपको पता है ना। ओके, देखिए, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन ए कॉमा बी इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कॉन्टिन्यूटी इन ए कॉमा बी पर बात करते हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस सब होगा एट इन ए कॉमा बी जब एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी के हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक, बस सिंपल इतना ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला गया है कंटिन्यूटी इन ए कॉमा बी, ये आपका क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन ए कॉमा बी देन, अगर हमारा कोई फंक्शन ए कॉमा बी पर कॉन्टिन्यूअस है तब क्या होगा? इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ओपन ए कॉमा बी। अगर ये ए कॉमा बी पर कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब ये ओपन पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो ए कॉमा बी है, ओपन का मतलब क्या होता है? हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होना, तो ये हर एक पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा और साथ ही साथ ये ए पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा और बी पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। जब हमने ओपन ब्रैकेट पे बात की थी ए कॉमा बी पर, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या था? ए और बी के सभी पॉइंट्स जो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पर कॉन्टिन्यूअस होगा, बट ए और बी पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बट इस पे जो क्लोज ब्रैकेट होता है इस पर लास्ट पॉइंट जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। इसलिए ये ए और बी पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा और साथ ही साथ में ओपन पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ओपन मतलब इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। वही मैंने लिखा है, देखिए, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ओपन मतलब ए कॉमा बी पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा और एट एक्स इक्वल टू ए पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर एक्स इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा मतलब क्या है कि हम बाउंड्री पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना। बाउंड्री पे देखिए, जब हमने बात की थी यहाँ बाउंड्री पे बात की थी और यहाँ बाउंड्री पे बात की थी, जब एक्स इक्वल टू ए पर किया था बाउंड्री, तो हम थोड़ा कहाँ पे बढ़े थे? राइट साइड बढ़े थे। तो हमें क्या मिला था? एफ ऑफ ए इक्वल टू में एफ ऑफ ए प्लस मिला था। वही यहाँ पर है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, मतलब 1 पे बात की थी वहाँ पे 1 इक्वल टू 1 प्लस मिल रहा था। 2 पे बात की थी 2 इक्वल टू 2 माइनस मिल रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे बी पे बात की थी एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस। तो बाउंड्री पे जो वहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी बाउंड्री वाली, वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम क्लोज ब्रैकेट पे बात करें यानी क्लोज पे बात करेंगे तो वहाँ पर ओपन वाला भी इंक्लूड होगा और हम उस पर बाउंड्री पर भी बात करेंगे, बट ओपन वाले पे सिर्फ उसके अंदर वाले पॉइंट्स पे ही बात करेंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पर। ठीक है गाइस, तो ये थ्योरी थी आपकी रिलेटेड टू कंटिन्यूटी चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को ध्यान रखना है, इन्हीं को ध्यान रखते हुए इन्हीं के प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड आपको मिलने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज में। ठीक है ना। अब कुछ एल्जेब्रिक चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है कंटिन्यूटी की, वो हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना गाइस, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर उन पे हम बात करते हैं। ठीक, चलिए। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पर। इस पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे कोई एक पॉइंट, मान लेते हैं एक्स इक्वल टू कोई सी है, उस पर किसी पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी की एफ ऑफ एक्स और
एंड एफ जी ऑफ एक्स, हमने दो यहाँ पर फंक्शन लिए, एक एफ ऑफ एक्स लिया और एक जी ऑफ एक्स लिया। इन दोनों की कंटिन्यूस बोलेंगे कि जो दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किस पर, एक्स इक्वल टू सी पर। अगर ये दोनों फंक्शन आपके एक्स इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, आपको सुनिएगा। फर्स्ट, अगर ये दोनों फंक्शन आपके एक्स इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एफ प्लस जी भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। इसी तरीके से एफ ऑफ माइनस जी भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी। इसी तरीके से एफ इंटू जी भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी। इसी तरीके से एफ डिवाइडेड बाई जी भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी। लेकिन यहाँ पे एक बात बोलेंगे कि जो जी ऑफ सी की वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि अगर जी ऑफ सी की वैल्यू अगर आपकी निगेटिव, जी ऑफ सी का मतलब क्या है, इस फंक्शन की सी पर वैल्यू अगर आपकी जीरो के इक्वल हो गई तो ये आपको क्या मिलेगा, डिफाइंड मिलेगा, मतलब नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि जी अगर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा हमारा तो नॉट डिफाइंड वैल्यू हमें मिलेगी, और हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी तो ये यानी कि डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए बोलेंगे जी ऑफ सी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तब के लिए एफ ऑफ जी जो होगा वो एक्स इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एफ ऑफ प्लस जी, एफ ऑफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ ऑफ एफ डिवाइडेड बाई जी, ये सभी कॉन्टिन्यूस होंगे किसी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पर अगर हम बात करें तो इनकी कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या आपको ध्यान रखनी है, हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। कोई भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब नो ब्रेक हो। क्या हो, नो ब्रेक। क्या हो, नो ब्रेक, यानी कि जो ग्राफ आप बनाओ किसी भी फंक्शन का, उस फंक्शन के ग्राफ में कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। और डिफरेंशिएबिलिटी, अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबिलिटी यानी डिफरेंशिएबल कब होगा, कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कब होगा, वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक ना हो, नो ब्रेक एंड नो शार्प। कोई शार्प नहीं होना चाहिए। शार्प मतलब उस ग्राफ के, जब भी आप उस फंक्शन का ग्राफ बनाए तो उस ग्राफ में कोई भी नोक नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना, ऐसा नोक बनता है, ये नोक नहीं होना चाहिए। तो गाइज आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि जब भी हम कॉन्टिन्यूस की बात करें, कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उस फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, डिफरेंशिएबल, वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, तो डिफरेंशिएबल वो फंक्शन आपका कब होगा, जब उसमें कोई ब्रेक ना हो, उस फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए और ना ही कोई शार्प एंड होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ है तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से इसके रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर आप किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात करेंगे तो वो जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं आपको? मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ किसको, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को रिलेट कर रहा हूँ। समझिएगा कि कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये जरूरी नहीं कि आपका डिफरेंशिएबल हो। समझ में आई बात? कोई भी फंक्शन ले लीजिए आपका, अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो 110% मान के चलिए जरूरी नहीं कि वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ही होगा। बट हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, 110% वो आपका कॉन्टिन्यूस जरूर होगा। क्या होगा? कॉन्टिन्यूस जरूर होगा। मेरी बात समझ पाया कि अगर कोई फंक्शन आप लेते हो, अगर वो कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा 110%, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, नहीं। बट अगर आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन लेते हो और वो फंक्शन जो होगा आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन वही होंगे जो जिसमें नो ब्रेक और नो शार्प हो, बट कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो होंगे जिसमें केवल नो ब्रेक हो, नो शार्प की बात ही नहीं की गई। इस वजह से आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है, बट हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना? अब यहाँ से मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, समझिएगा उस एग्जांपल को, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है। ठीक है ना? हाँ, जब तक दिखता नहीं है हम यकीन नहीं करते हैं। समझिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्राफ की। किसकी? y में साइन मॉड x की ग्राफ की। किसकी? साइन मॉड x की ग्राफ की। गाइस, जब साइन मॉड x की ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप इसके राइट साइड का ग्राफ ड्रॉ कर लो। कैसे बनता है राइट साइड का ग्राफ? देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये ऐसे बनता है, ये फिर ये मोड़ जाएगा इसका नोड, फिर ऐसे जाएगा। ठीक, फिर मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि आप इसकी आप मिरर इमेज बना दो। इसकी क्या बना दो आप? मिरर इमेज। जब भी मॉड x की बात करते हैं, जब किसी फंक्शन के अंदर मॉड x आ जाए तो उस मॉड x के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले उसके राइट साइड का ग्राफ आप ड्रॉ करो,
फिर उसके राइट साइड का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसी की मिरर इमेज बना दो आप, क्योंकि हमने तो ग्राफ पढ़ लिया है ना, आपको हर एक फंक्शन का ग्राफ पता है, ठीक है। तो यही हम करेंगे, जब भी मॉड एक्स की बात करेंगे तो हम उस फंक्शन के राइट साइड का ग्राफ बनाएंगे, फिर उसी का मिरर इमेज बना देंगे। कैसे बनाएंगे समझिएगा इस बात को। देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये ठीक जितनी डिस्टेंस पर ये पॉजिटिव है उतने पे ही नीचे जाएगा, ये इतना नोड ये ऐसे नीचे जाएगा, ठीक, फिर उतने पे ही ये ऐसे रिपीट हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए ये आपका किसका बन गया, साइन मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। अब आप यहाँ पे देखो तो जो ये आपका पूरा ग्राफ है, ये आपका पूरा ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। कहीं पर देखिए हमने क्या किया, कहीं पर हमने पेन उठाया, नहीं उठाया ना, देखिए ऐसे ऐसे चलता चला गया। ये ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस है, बट हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, हमने क्या देखी, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, शार्प एंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, शार्प मिल रहा है। क्या मिल रहा है, शार्प। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है, ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। कैसा कॉन्टिन्यूअस, कैसा ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये आपका फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ आ गई ना आपको, कि ये ज़रूरी नहीं कि हर एक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो, और कॉन्टिन्यूअस हो भी तो डिफरेंशिएबल हो, बट हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ये रिलेशन था कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। तो गाइज आज का जो लेक्चर था ये पूरा बेसिक लेक्चर था, एकदम बेसिक। किसके बारे में, कॉन्टिन्यूटी के बारे में। अभी हम डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत बात नहीं की, हमने कुछ भी बात डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में नहीं की है। पहले हम कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे चलेंगे, तो वहाँ पर भी उसके बेसिक, उसकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में सिर्फ एक रिलेशन देखा, जो कि जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में हम डिस्कशन आपसे बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। आप इसके लिए बिल्कुल भी डरिए मत कि सर आपने डिफरेंशिएबल के बारे में कुछ बताया नहीं, बताऊंगा जब हम डिफरेंशिएबल पढ़ेंगे तब। पहले तो आपकी जो एनसीईआरटी की नोटबुक है उस चैप्टर 5 यानी एक्सरसाइज जो आपका 5.1 है, वहाँ पे जो एक्सरसाइज दी हुई है 5.1 वो पूरी आपकी कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। पहले हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कंप्लीटली, उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, क्योंकि उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज हैं आपकी वो डिफरेंशिएबल पर बेस्ड है। ओके गाइस, तो आज के जो लेक्चर में मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बताई, आप इन सभी चीज़ों के अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। तो आप उस नोट्स को बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के बारे में, उसके क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और बहुत ही अच्छे से उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, जिससे हमारे एक भी डाउट्स ना रह जाएं। और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन पे बेस्ड जितनी भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितनी भी थ्योरीज होंगी जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, उनको भी रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि थ्योरी कैसे वहाँ पर रिलेट हो रही है सारी जो हम लोगों ने बात की हैं। ओके गाइस, तो गाइस आज के लेक्चर में आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो इसी तरीके से आपको अगले लेक्चर में भी सही सारी नई चीज़ें मिलेंगी सीखने को। तो आप हमारी वीडियोस को स्टार्टिंग टू एंड तक देखते रहिए, कोई भी चीज़ें मिस मत करिए, जिससे आपको उसका प्रॉफिट मिल सके। तो गाइस एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो आप इस लेक्चर को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर भी होने वाले हैं। ओके, तो गाइज आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, और साथ ही साथ में इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, चलिए बाय।